देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। होली और शब बारात को लेकर नगर थाना और मुफस्सिल थाना में शांति समिति की बैठक संपन्न। दोनों त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का लिया गया निर्णय। कोरोना के बढ़ते प्रसार की रोकथाम को लेकर अंबेडकर चौक पर चला सघन मास्क चेकिंग अभियान। कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। गिरिडीह प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्रेस प्रतिनिधियों के वाहनों पर प्रेस लिखे जाने की छूट की मांग की। और नालंदा मेडिकल कॉलेज की छात्रा सह कई प्रतिभाओं की धनी सोबिया फातिमा ने सीधी नजर लाइव से की विशेष बातचीत। अपने परिश्रम और सफलता के बारे में बारीकियों से दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। रंगों का त्योहार होली और मुस्लिमों का त्योहार शब बारात को लेकर नगर थाना और मुफस्सिल थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में उक्त दोनों त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। आपसी भाईचारे का त्योहार होली और मुस्लिम समुदाय के शब बारात को लेकर सोमवार को गिरिडीह के 2 थानों में शांति समिति की बैठक हुई। जिला मुख्यालय के नगर और मुफस्सिल थाना में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। नगर थाना में हुई बैठक में सदर अंचल के सीओ रवि भूषण प्रसाद, डीएसपी संजय राणा और नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी मौजूद रहे। वहीं मुफस्सिल थाना की बैठक में सदर एसडीपीओ अनिल सिंह और थाना प्रभारी विनय राम समेत समिति के कई सदस्य मौजूद थे। बैठक में पानी, बिजली और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर बात कही गई। इस दौरान बैठक में दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न किए जाने पर भी चर्चा की गई। वहीं कहा गया कि असामाजिक तत्वों और बाइकर गैंग पर पैनी नजर रहेगी। माहौल को बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सदस्यों ने इस दौरान शहर में सीसीटीवी कैमरे सही कराने का भी सुझाव दिया। सदस्यों ने होली के त्योहार के पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री को सख्ती से बंद करने की मांग रखी। बैठक में सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, राकेश मोदी, अजय कुमार सिन्हा, नवीन सिन्हा, महमूद अली खान लड्डू, सैफ अली गुड्डू, सुमित कुमार, रंजीत यादव, बुलंद अख्तर, मोहम्मद तस्लीम, महबूब अली, समिति के सदस्य अजय सिन्हा मंटू, दीपक शर्मा, संतोष राय, महमूद अली खान लड्डू, दुलाल चौधरी, मोहम्मद नौशाद अहमद चांद समेत कई सदस्य मौजूद थे। बारी से आप अपनी समस्या को हर धर्म, हर समाज, हर व्यक्ति विविधता में एकता का पैगाम लेकर सभी अपने अपने क्षेत्रों में अगर हम लोग दृढ़तापूर्वक पहले खड़ा है और अपने अपने क्षेत्र में खड़ा रहेंगे। कमेटी की जो है, जिसमें चूँकि शब बारात और होली का पर्व एक साथ हो रहा था, तो जितने भी नगर के गणमान्य लोग थे यहाँ उपस्थित थे। हम लोग की गुजारिश थी कि सारे लोग जो है मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएं और प्रशासन की ओर से जितनी भी व्यवस्था होगी, पुख्ता व्यवस्था होगी। जिस जगह इन लोगों ने डिमांड किया कि इन जगहों पर हमारा फोर्स की आवश्यकता होगी, वहाँ पर हम लोग फोर्स देंगे। पानी की व्यवस्था है, नगर सफाई की व्यवस्था है, इसके संबंध में पत्राचार किया जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ पर्व के समय आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता को हम लोग पूर्ति करवाएँ, चाहे अपने माध्यम से या फिर जो है जो जिला प्रशासन के माध्यम से उस चीज़ की पूर्ति करवाएँ। और हम लोग पर्व में है कि जो भी बदमाशी करने वाले लोग हैं
उनके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। लेकिन जो पर्व खुलकर मनाना चाहते हैं वो पर्व खुलकर मनाएं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर बाइकर गैंग्स बहुत सक्रिय हो जाता है होली में, हम लोग कोशिश करेंगे बाइकर गैंग को पकड़ने का। हम लोग लगाए भी हुए हैं कि वैसे गैंग के संबंध में हम लोग ट्रेस आउट करें, और ट्रेस आउट करने के बाद जो है थोड़ा सा दूरी का इस्तेमाल करें, आप जो है मास्क पहनें और कम से कम जो है आपस में जो है मिले, दूर से जैसे एक टीका लगाया निकल गया लोग जो है, तो इस तरह से होली का त्यौहार लोग मनाएं। बहुत ज़्यादा आपस में आलिंगन करने से मिलने से हो सकता है कि ये जो कोरोना रिवाइव कर रहा है दोबारा फिर फैल जाए। अभी काफ़ी मुश्किल से जो है इसका प्रकोप हमारा रुका हुआ है। इसमें लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है, लोग जागरूक हो और कम से कम जो है रंगों का पानी का उपयोग करें। आगामी शोबे बारात एवं होली पर्व के अवसर पर शांति समिति के बैठक का आयोजन नगर थाना परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अंचलाधिकारी, क्षेत्र के कोने कोने के गणमान्य लोग, वार्ड काउंसलर्स, पत्रकार बंधु, काफ़ी संख्या लोग पहुँचे। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, लोगों ने बताया जो भी समस्या क्षेत्र में था, लोगों ने हम लोगों को अवगत कराया और पुलिस प्रशासन की तरफ से या फिर जिलाधिकारी सामान्य प्रशासन की तरफ से यह आश्वस्त किए कि जो भी समस्या है उसको पूरी तरह निदान की जाएगी। जहां बलों की आवश्यकता है वहां बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, रात भर गश्ती चलेगी और वैसे असामाजिक तत्व, बाइकर्स गैंग जो विधि व्यवस्था को प्रभावित करेंगे उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अगर हमें आवश्यकता महसूस होगी उनकी गिरफ्तारी की तो हर हाल में उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी, प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी, लेकिन किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दी जाएगी। देखिए, होली और शब बारात दोनों त्यौहार एक ही दिन मनाया जा रहा है, तो इसमें विशेष सतर्कता और निगरानी रखने हेतु आज मुफस्सिल थाना परिसर में शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के शांति समिति के सम्मानित सदस्य, ऊर्जावान जनप्रतिनिधि, थाना प्रभारी, सीओ साहब और थाने के ऑफिसर सभी प्रेजेंट रहे और इसमें मीडिया वाले का भी प्रेजेंस मतलब अच्छा रहा। तो हम लोगों ने सभी ने निर्णय लिया है कि दोनों त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाया जाएगा और जो चिन्हित स्थान है जहां कुछ मतलब बताया गया है लोगों के द्वारा कि वहां अलग से शांति समिति की बैठक करना आवश्यक है, तो उस पर भी हम लोग आगे 1-2 दिनों में बैठक कर लेंगे। और त्यौहार के अवसर पर बिल्कुल ही सभी जगह पर सतर्कता रहेगी, निगरानी रखी जाएगी। उस दिन तो ड्राई डे रहता ही है, तो आज से ही लीकर के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना में शब बारात एवं होली के मद्देनजर शांति समिति एवं सारे पदाधिकारियों के बीच में एक बैठक थी। इस बैठक में सभी लोग उपस्थित हुए। कुछ इशूज थे जो शांति समिति के सदस्य द्वारा बताया गया, किस किस पॉइंट्स पे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उस बिंदु पर बात विचार की गई और कुछ दिशा निर्देश भी दिया गया, गाइडलाइंस बताया गया कि किसी भी तरह का कोई डीजे, कोई हल्का सॉन्ग या बाइकर्स पर प्रतिबंध लगाना है, लीकर या किसी भी तरह के दारू जो भी है, शराब उराब पर पाबंदियाँ रहेंगी और शांति व्यवस्था को कायम रखा जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अपनी सुरक्षा अपने हाथ नामक अभियान के सफल संचालन को लेकर समाहरणालय परिसर से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। यह जागरूकता रथ 22 से 25 मार्च तक हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से सोमवार को अपनी सुरक्षा अपने हाथ नामक अभियान के सफल संचालन को लेकर समाहरणालय परिसर से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। बताया गया कि यह जागरूकता रथ 22 से 25 मार्च तक हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेगा।
इसके द्वारा लोगों को शारीरिक दूरी का पालन, मास्क का उपयोग तथा साबुन से हाथ धोने के बारे में बच्चों को बताया जाएगा। ज्ञात रहे कि यूनिसेफ की सहयोगी संस्था वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया के माध्यम से जिले के सभी स्कूलों में यह जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 8 से ऊपर के सभी विद्यार्थीगण विद्यालय आ रहे हैं, अपनी क्लासेस कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अभी भी राज्य में, देश भर में कोरोना के मामले आ रहे हैं और कोरोना से अगर निपटना है तो जो पर्सनल हाइजीन होती है उसका ध्यान रखना सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ख़ास तौर पे बच्चों में जिनकी की इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, उनमें तो यह हाथ धोने का काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पालन होते रहना चाहिए। तो इसी वजह से वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ तथा विजन के माध्यम से हर एक स्कूल में इस बात का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि सभी बच्चे अपने हाथों को धोएं, खाने से पहले, शौचालय जाने के बाद और खेलने कूदने के बाद अवश्य अपने स्कूल में अथवा अपने घर में जो भी हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है उसका सदुपयोग किया करें। समय समय पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें और ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहाँ पे कि कोरोना संक्रमण या किसी भी दूसरे बीमारी के संक्रमण होने की संभावनाएं हों। आज के डेट में पर्सनल हाइजीन बहुत महत्व रखता है। अपने से ही अपने आपको प्रिवेंट करके रखने से किसी भी बीमारी के क्योर की तरफ जाने से ज़्यादा बेहतर रहता है। इसी आलोक में प्रचार प्रसार रथ के माध्यम से हर एक विद्यालय और हर एक गांव टोला में यह प्रचार कराया जा रहा है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे लाभ मिलेगा और सभी बच्चों को एक अच्छा स्वस्थ अनुभव प्राप्त होगा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने को लेकर सोमवार को अंबेडकर चौक पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई राहगीरों से जुर्माना भी वसूला गया। अन्य राज्यों के तर्ज पर झारखंड में भी एक बार फिर से कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसी बात को लेकर इन दिनों लगातार शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को अम्बेडकर चौक पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यहां मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों का यहां चालान काटा गया। मौके पर यातायात प्रभारी प्रेम रंजन उरांव, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी सहित पुलिस के कई जवान शामिल थे। अनुसार मैं वीरेंद्र कुमार कैमरा दंडाधिकारी एवं ज्योति बंदना कुजूर कैमरा दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ मास्क वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है। इसके तहत लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप मास्क पहने, क्योंकि कोरोना का दूसरी चरण आ चुका है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उसको आर्थिक दंड 500 रुपये लगाया जा रहा है और इसके बावजूद भी यदि लोग सक्रिय नहीं हुए हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गिरिडीह प्रेस क्लब द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री से सभी प्रेस प्रतिनिधियों को अपने वाहन में प्रेस लिखे जाने की छूट की मांग की। गिरिडीह प्रेस क्लब ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन देकर सभी प्रेस प्रतिनिधियों को अपने वाहनों में प्रेस लिखे जाने की छूट की मांग की है। इस बाबत प्रेस क्लब के सदस्य समाहरणालय परिसर में जमा हुए। इसके बाद क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा और महासचिव अरविंद कुमार के नेतृत्व में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया कि प्रेस भी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की तरह कार्य करता है, जो देश का चौथा स्तंभ है। प्रेस भी आकस्मिक सेवाओं में शामिल है, इसलिए प्रेस प्रतिनिधियों को अपने वाहनों में प्रेस लिखे जाने की छूट मिलनी चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रेस क्लब से जुड़े कई सदस्य भी मौजूद थे। क्लब के प्रतिनिधियों के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें वर्तमान में
परिवहन विभाग के द्वारा जिन वाहनों पर बोर्ड लगाने की अनुमति दी गई है और जिन लोगों को बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं दी गई है उसमें आवश्यक संशोधन करते हुए सभी प्रेस के वाहनों में भी, जो कि है देश के चौथे स्तंभ हैं, स्वतंत्र हैं, आकस्मिक सेवाओं में शामिल हैं, इनमें इनको एग्जेम्प्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है और इस रिक्वेस्ट को सरकार तक प्रेषित करा दिया जाएगा अग्रिम कार्रवाई है। हाँ, देखिए मीडिया भी आकस्मिक सेवा से जुड़ा हुआ संस्थान है, स्तंभ है। तो ऐसे में आज हम लोग गिरिडीह प्रेस क्लब के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपे हैं डीसी साहब को, जिसमें मांग की गई है कि जो पत्रकारों का वाहन है उसमें प्रेस लिखने की छूट दी जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस वाले भी नहीं पहुंचते हैं, अधिकारी भी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उसके पहले प्रेस के लोग पहुंचते हैं। तो कहीं कठिनाई ना हो प्रेस प्रतिनिधियों को, इसके लिए आज हम लोग एक ज्ञापन सौंपे हैं और ये अनुरोध किए हैं डीसी साहब से कि हम लोगों की भावना से सरकार को अवगत कराया जाए, ताकि जो हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में जो परिवहन विभाग अधिसूचना जारी की है उसमें संशोधन। सरिया थाना क्षेत्र के आनंद होटल में सोमवार को एसडीएम और एसडीपीओ ने छापेमारी अभियान चलाकर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया। साथ ही पुलिस ने दुकान संचालक को गिरफ्तार भी कर लिया। सरिया थाना क्षेत्र के संत मेरी स्कूल के समीप स्थित आनंद होटल में सोमवार को एसडीएम सह प्रशिक्षु आईएएस सैयद अहमद और एसडीपीओ नौशाद आलम ने छापेमारी अभियान चलाकर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया। इसके साथ ही दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बाबत एसडीएम सैयद अहमद ने बताया कि सूचना मिली थी कि इस होटल में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इसी सूचना पर यहां छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध शराब को जब्त किया गया और दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना के अनुसार आनंद होटल पे हमने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे होटल के साथ में गैरकानूनी ढंग से शराब की बिक्री की जा रही है। तो हमने यहाँ पे रेड करने में हमने पाया था पीछे उनके पास विदाउट लाइसेंस यहाँ पे शराब बेच रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो होटल में है ये शराब पिला भी रहे हैं, जो कि एकदम गैरकानूनी है, एक्साइज एक्ट के उल्लंघन है। तो इसी के आलोक में होटल को भी सील कर रहे हैं और फिलहाल जो भी शराब है हमने सीज कर दी है। जो भी रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेकर ही अपने होटल में शराब बेचिए, बार का परमिशन लेकर ही होटल में अवैध शराब बिकेगी तो ये कार्रवाई निरंतर जारी है। गिरिडीह प्रखंड के सभागार में जल जीवन मिशन को लेकर प्रखंड स्तरीय जल सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। गिरिडीह बीडीओ डॉक्टर सुदेश कुमार की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में जल जीवन और मिशन के मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। गिरिडीह प्रखंड के सभागार में रविवार को बीडीओ डॉक्टर सुदेश कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन और मिशन को लेकर प्रखंड स्तरीय जल सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व जल दिवस के मौके पर वक्ताओं ने जल ही जीवन है इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 15 सालों का यूसी ऑफ पुल निर्माण की संख्या को जल्द से जल्द देने की समीक्षा की। सम्मेलन में कहा गया कि 2021 से 2024 तक नल से घर घर जल पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर प्रखंड के सभी क्षेत्रों में जल सहिया द्वारा कार्य किया जा रहा है। बताया गया कि जल सहिया द्वारा सभी क्षेत्रों में जल के महत्व पर प्रचार किया जा रहा है। मौके पर बीपीआरओ रविशंकर, जिला प्रखंड समन्वयक शंकर चौधरी, पूर्णिमा देवी, पूनम देवी, नीतू कुमारी आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। सभागार में विश्व जल दिवस के अवसर पर एक आवश्यक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जल सहिया, समन्वयक, बीपीआरओ, टीमों साहब सब लोग की उपस्थिति है। मुख्य रूप से पृथ्वी में जो जल संकट विश्व में पैदा होने की संभावना हो रही है, उस पर एक विस्तृत चर्चा आज की जा रही है कि जल संचयन किस प्रकार किया जाए, जल का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। इसके लिए नीचे का जो जल स्तर है उसको ऊंचा करने के लिए, उसको ऊपर स्तर बढ़ाने के लिए अनेक उपाय जल सहिया को निर्देश दिया जा रहा है कि आप घर घर में जाकर जल संरक्षण का उपाय कीजिए, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग,
शौक पे वर्षा जल का संचयन, वर्षा जल का निकासी ठीक से हो ताकि वर्षा का जल का सदुपयोग हो जाए। वर्षा का जल को कुआं में दे दिया जाए, जिससे कि हम लोग का जो जल का है उसको रिचार्ज अच्छे से हो जाए। आज हमारा विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। इसके तहत हम लोगों के जल जीवन मिशन में व्यर्थ पानी को या पानी को किस तरह से संचयन करके रखा जाए ताकि पानी हमारा लेयर हमेशा बरकरार कायम रहे। जो आज गर्मियों के दिन में देखा जाता है कि पानी का लेयर दिन ब दिन घटती जाती है, जिस तरह आज हम लोग हर चीज़ को रिचार्ज करके पुनः उसको जीवित करके और उपयोग में लेते हैं, तो पानी को भी जीवित करने के लिए या संचयन करके रख करके जैसे सॉफ्टवेयर का निर्माण कर या अगल बगल कुआं या चापाकल हो, ताकि जिससे हमारा पानी का हमारा लेयर हमेशा एक समान रहे और पानी में कभी विकट स्थिति न हो। उसको लेकर के आज हमारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हमारे प्राथमिक सभागार गिरिडीह में किया जा रहा। वीडियो सबके अध्यक्षता। मुस्लिम अधिवक्ताओं की एक बैठक सोमवार को पचम्मा में आयोजित हुई। इस बैठक में मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर फोरम कमेटी का गठन किया गया। मुस्लिम अधिवक्ताओं की एक बैठक सोमवार को पचम्मा में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता हुसैन अंसारी और अशफाक मिर्जा ने की। इस दौरान यहां सर्वसम्मति से मुस्लिम लॉयर्स वेलफेयर फोरम कमेटी का गठन किया गया। इसमें अहमद हुसैन अंसारी और परवेज आलम को सरपरस्त चुना गया। कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जनाब मिर्जा और मुमताज अली का चयन किया गया। कमेटी के विभिन्न पदों पर मोहम्मद अशफाक मिर्जा, महबूब आलम, मोहम्मद आजाद अंसारी, मोहम्मद शमसूल हौदा का चयन किया गया। बैठक में वेलफेयर फंड की मजबूती पर भी जोर दिया गया। बैठक में कई अधिवक्ता मौजूद थे। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग मदरसा इंदारिया पचम्मा, वहाँ पर हमारे तकरीबन 50 मुस्लिम वकला सब तशरीफ लाए और तमाम लोगों ने बाइत्तफाक़ राय एक कमेटी की तश्कील दी गई, नई कमेटी की तश्कील दी गई और उसमें जो है सरपरस्त के रूप में जो है मेरा नाम चयनित किया गया और उसमें जो है हमारे बनाए गए और उसमें बहुत सारे और पद का जो है गठन किया गया। पद है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जो है नायब वगैरह का भी हुआ, सबका जो चयन किया गया और हम लोगों ने बाइत्तफाक़ करके तय किया समाज में जो भी कुरीतियाँ और जो बुराइयाँ हैं उसको भी हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे और मुस्लिम वकला के वेलफेयर के लिए, उसके फलाह बहबूद के लिए जो भी काज होगा हम लोग सब मिलकर करेंगे और जो है इस कमेटी को जो है हम लोग बजाते जो है इसका हम लोग सब फंड वगैरह भी इकट्ठा करते हैं, इसको जो है नई तरीके से इसको जो है अमली जामा पहना है। तीसरी प्रखंड में नए अंचल अधिकारी के रूप में असीम बाड़ा ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को समाधान करने की बात कही। तीसरी प्रखंड में सोमवार को नए अंचल अधिकारी के रूप में असीम बाड़ा ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान निवर्तमान सीओ हीरा पन्ना क्रिकेटा ने विधिवत श्री बाड़ा को पदभार सौंपा। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बाड़ा ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता होगी। जो भी सरकार की योजना रहेगी सबको काम करना है। जो भी तीसरे अंचल में अंचल के स्तर से जो भी काम है उसको समय पर करना मेरा प्रतिबद्ध है और लोगों का सहयोग से हम तीसरे अंचल में जो भी कार्य होंगे सरकारी स्तर पर उससे समय पर और कार्य करेंगे। तीसरी प्रखंड के डुब्बा गांव में आपसी विवाद में दर्जनों लोग घायल हो गए। इस हिंसक झड़प में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी, जिससे घर जलकर राख हो गया। तीसरी प्रखंड के डुब्बा गांव में आपसी विवाद में दर्जनों लोग घायल हो गए। इस हिंसक झड़प में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी, जिससे उनका पूरा घर जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार डुब्बा गांव में शाम को एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सट जाने से दूसरे पक्ष के लोगों से विवाद हो गया। बात बढ़ गई और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस झड़प में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए, जिनका प्राथमिक इलाज तीसरी अस्पताल में किया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने उन्हें गिरिडीह रेफर कर दिया। इधर इस मामले को लेकर लोकाय थाना प्रभारी पप्पू कुमार ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
लायंस क्लब गिरिडीह द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर आयोजित की गई। इस शिविर में 250 से अधिक मरीजों की हड्डी की जांच की गई और उन्हें डॉक्टर द्वारा उचित सलाह भी दी गई। लायंस क्लब गिरिडीह द्वारा सोमवार को नवजीवन नर्सिंग होम में बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर आयोजित की गई। इस शिविर में लगभग 250 से अधिक मरीजों की हड्डी की जांच की गई और उन्हें विशेषज्ञ द्वारा उचित सलाह दी गई। मौके पर क्लब के अध्यक्ष धर्म प्रकाश ने कहा कि यह जांच निःशुल्क की गई है। क्लब के निदेशक लायन संजय कुमार सिंह ने कहा कि हमारा क्लब प्रत्येक माह 2 से 3 जनसेवा के कार्य करता है। मौके पर लायंस क्लब के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, दशरथ प्रसाद, विकास गुप्ता, परमजीत सिंह छावड़ा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। एलिट के द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का कैंप लगाया गया है। फ्री चेकअप कैंप है। इसमें पूरे जिले से 250 मरीजों का अभी तक बोन डेंसिटी का चेकअप हो चुका है और जो भी प्रॉब्लम है उसे एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा एडवाइस भी दिया जा रहा है। कल हमने महसूस किया कि गिरिडीह में बोन डेंसिटी का चेकअप के लिए कोई भी पैथो लैब नहीं अवेलेबल है, इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को समझ करके ये कैंप लगाए हैं। हम लोग हमेशा से यहाँ के जन सेवा के लिए काम करते हैं और प्रत्येक महीना हमारा 2-3 कार्यक्रम जन सेवा के लिए होता है। उसी के कड़ी में आज का ये कैंप हमारा लगा हुआ है। आगे भी हमारे कई सारे कार्यक्रम जन सेवा के लिए होंगे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में BMT कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें गिरिडीह के दूर दराज के पेशेंट, गिरिडीह शहर के पेशेंट और अगल बगल इलाका के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सब अपना कैल्शियम का टेस्ट, हड्डी रोग का सारी जानकारी का टेस्ट सब यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हैं। सारे डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाकर लोग अपना दवा ले रहे हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज की छात्रा सब विभिन्न प्रतिभाओं की धनी सोबिया फातिमा ने सीधी नजर लाइव से एक विशेष बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने अपने परिश्रम और प्रतिभाओं के बारे में बारीकियों से जानकारी दी। Hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS second professional student from Nalanda Medical College, Patna. और सारे मेडिकोज जो कबीर सिंह देखकर नेक्स्ट बैच में प्रीति फंसाने का सोचे हो ना, उन सबको ये बात बता दूं कि रियल प्रीति को इतनी भोली नहीं है जो इतनी आसानी से फंस जाएगी। पहले दिन गाल पे किस करोगे ना तो लॉन्डो से तो पिटवाएगी। हमने तो पहले ही कह दिया था कि बच्चियां है नहीं आपके पढ़ने लिखने वाली, दिन रात तो फोन में घुसी रहती है। अब देख लियो, बड़ा नाम रोशन कर दिया आपका। अरे सब किस्मत की बात है। हमारा भतीजा भी तो बहुत पढ़ता था दिन रात, उसका नहीं निकला। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं नफीस अजहर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारे साथ है बहुमुखी प्रतिभा की धनी, एवर स्माइलिंग, खुश मिजाज सोबिया फातिमा। नालंदा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही सोबिया न सिर्फ एक होनहार स्टूडेंट है, बल्कि एक उम्दा एक्टर, डांसर, सिंगर, कुक और इन सबों से इतर एक पॉपुलर यूट्यूबर भी है जिनके हजारों फॉलोवर हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं सोबिया फातिमा से। सोबिया जी, आपका सीधी नजर लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर आपके साथ बात करने। संक्षिप्त में आप अपना इंट्रोडक्शन लोगों को दें। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोबिया फातिमा है। मैं सेकेंड ईयर मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, MBBS कर रही हूँ नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना से। और मैंने लॉकडाउन में अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया जिसका नाम मेरा ही है सोबिया फातिमा, और उसमें 45,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है मेरे। मैंने 2018 में नीट क्लियर किया था और फिर मेडिकल कॉलेज में मैं अभी 3rd ईयर में जाने वाली हूँ। सोबिया जी, मेडिकल जो स्टूडेंट करते हैं उनके लिए कुछ और कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप जो है हर क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो इसकी खास वजह क्या है? मेरा बचपन से ही नई नई चीजों को सीखने का बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, जज्बा रहा है कि मुझे कुछ न कुछ नया सीखते रहना है। बचपन में मैं पढ़ाई की तरफ भी मेरा रुझान था, मगर उसके अलावा भी मैं जैसे डांसिंग, सिंगिंग ये सब में पार्टिसिपेट करते रहती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहती थी। तो डॉक्टर बनना तो मेरा बचपन का ख्वाहिश था कि हमको डॉक्टर बनना ही है, तो उस पर मैंने पूरा अपना फोकस किया। बट जब मैं मेडिकल स्टूडेंट बन गई, जब मैं MBBS में यहाँ पर आ गई,
तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपनी और भी जितनी भी मेरी क्वालिटीज़ है उन्हें निखारने का मौका मिला है और मुझे ऐसा करना चाहिए। तो मैं हर चीज़ में ट्राई करती हूँ टाइम अपना बांट कर चलूँ। जैसे पढ़ाई पर भी मैं अपना टाइम उतना ही देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ बाकी की चीज़ों के लिए भी, जैसे यूट्यूब के लिए। जैसे मैंने नीट क्रैक किया तो मैं चाहती थी कि मेरे जैसे जितने भी लोग जो नीट एस्पायरेंट हैं उन्हें पता चले कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिनसे वो नीट क्रैक कर सके। तो मैंने इसके लिए भी अपना टाइम स्लॉट अलग कर लिया, अपना टाइम बांट दिया कि अच्छा इस टाइम मुझे पढ़ाई करनी है, इस टाइम मुझे ये करना है, ताकि मेरा मतलब वक्त मैनेज हो पाए। शोभिया जी, आप एक्टिंग में क्या की? कहाँ से एक्टिंग आपने सीखा है? मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मैं एक्टिंग में उतनी अच्छी भी नहीं हूँ। मैंने लॉकडाउन में ऐसे ही 1-2 कॉमेडी वीडियो सोचा शूट करने का, जो मेडिकल लाइफ से मतलब मिलते जुलते हालातों पर है, तो सबको हंसी आए, सबको अच्छा लगे। तो मैंने ऐसे ही 1-2 वीडियो, एक मैंने कबीर सिंह अभी मूवी आई थी उससे रिलेटेड प्रीति कैरेक्टर है, उस पर एक वीडियो बना दिया। फिर नीट के बाद रिश्तेदारों का कैसा रिएक्शन रहता है उस पर एक वीडियो बना दिया। तो वो 2-3 वीडियो मेरी इतनी सबको पसंद आई कि सब कहने लगे कि बहुत अच्छा एक्टिंग करती है और ये सब, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहीं सीखा नहीं है, बस ऐसे ही शौक है मुझे एक्सप्रेशन ये सब देने का। डांस भी करती थी तो ऐसे ही सब बोलते थे बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देती है, उसी तरीके से हल्का फुल्का एक्टिंग कर लेती है, वैसे सीखा कुछ नहीं। शोभिया जी, आपने गाना का शौक जो है आपके अंदर, ये आपने कहाँ से सीखा? गाना का तो उतनी सुरीली मेरी आवाज नहीं है, मगर मेरी अम्मी बहुत अच्छा गाती थी, मतलब अभी भी गाती है, तो उनसे हेरिडिटरी हल्का फुल्का मुझे जो आया है। तो स्कूल ये सब में सब मुझे बहुत इनकरेज करते थे कि सिंगिंग में पार्टिसिपेट करो। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मुझे हर चीज में भाग लेने का बहुत शौक रहा बचपन से। पढ़ाई तो अपनी जगह है, उसके अलावा भी बहुत चीज है, उससे वही सब बाद में याद रह जाती है। पढ़ाई नहीं याद रहता, लेकिन बाकी चीजें हमने क्या जिंदगी में की वही सब याद रह जाती है ज्यादा। तो इसीलिए मैं सॉन्ग में भी पार्टिसिपेट करती थी, सॉन्ग कॉम्पिटिशन हो गया, कुछ एनुअल फंक्शन हो गया, उसमें ऐसे ही कॉलेज आके भी मैं गाना जितना हो सके वैसे ही, मतलब उतनी अच्छी आवाज नहीं है मेरे गाने में, बट लोग अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा गाती हो। तो मैंने वो भी कहीं से नहीं सीखा, बस अम्मी की जीन्स आई है मुझे भी। भाई हमने तो पहले ही कह दिया था कि बच्चियां है नहीं आपकी पढ़ने लिखने वाली, दिन रात तो फोन में घुसी रहती है। अब देख लियो, बड़ा नाम रोशन कर दिया आपका। अरे सब किस्मत की बात है। हमारा भतीजा भी तो बहुत पढ़ता था दिन रात, उसका नहीं निकला, इनका निकल गया। अब पढ़ने लिखने से थोड़ी होता है, किस्मत की बात है सब। इस बार लग रहा है पेपर बहुत आसान था, नहीं? बड़े बुजुर्ग जब जिंदगी में कुछ अच्छा करते हैं ना, उसी का फल मिलता है बच्चा लोग को कि हो जाता है। सब लोग अच्छा किए होंगे तो इसका भी हो गया। यही सब है और क्या है, पढ़ना लिखना तो सब होते रहता है। सब ऊपर वाले की कृपा है कि तुम्हारा हो गया, चलो अच्छा है। लगता है बहुत पाठ पूजा दुआ ये सब की थी नहीं परीक्षा से पहले। मेडिकोज जो कबीर सिंह देखकर नेक्स्ट बैच में प्रीति फंसाने का सोचे हो ना, उन सबको ये बात बता दूं कि रियल प्रीति को इतनी भोली नहीं है जो इतनी आसानी से फंस जाएगी। पहले दिन गाल पे किस करोगे ना तो लॉन्डो से तो पिटवाएगी ही, ऊपर से एंटी रैगिंग कमेटी से सस्पेंड करवाएगी, सो अलग। इस मूवी ने तो लड़कों के इतने होप्स जगा दिए ना कि वो लड़के जो आज तक खुद के अलावा किसी लड़की का हैंड तक शेक नहीं करते थे, उनमें भी एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आ गया। तो भैया जैसी लड़की प्रीति को मूवी में दिखाया है ना, वैसी लड़कियां रियल में या तो कमिटेड होकर आती है या फिर उन्हें चाहिए होता है एकदम कबीर सिंह जैसा लड़का। खुद को कबीर सिंह साबित करने के लिए तुम मेडिकोज दारू सुट्टा मारा पीटी सब चालू कर दिए, मगर पढ़ाई तो की ही नहीं। एनाटॉमी आती है, पूछो कुछ। एनाटॉमी आती नहीं और चले कबीर सिंह बनने। गर्ल्स हॉस्टल क्लासेस में तो ऐसे घुस के आते हैं जैसे चाचा डायरेक्टर है इनके। यहाँ बूंद बूंद करके 75% अटेंडेंस का घड़ा भर रहे हैं और ये आके कभी भी क्लास छुड़वा रहे हैं। प्रीति ना तुम्हें बैठा के एनाटॉमी पढ़ा देगी। जो कबीर सिंह को देखकर हिटलर जैसा अपनी गर्लफ्रेंड पर हक जताने, ऑर्डर देने या डांट कर रखने का सपना देखे हो ना, तो जाकर एक बार अपने कॉलेज के रियल कपल्स को देखो कि वहाँ कौन शेर है और कौन रहता है भीगी बिल्ली। अच्छा शोभिया जी, आप सिलाई भी जानती हैं, तो सिलाई आपने कहाँ से सीखा और सिलाई के प्रति रुचि आपकी कैसे बढ़ी? सिलाई के प्रति रुचि मेरी अम्मी के कारण पड़ी। ये नहीं कह रही हूँ मेरी अम्मी को आता था, बट मेरी अम्मी को नहीं आती थी, तो इसलिए मम्मी चाहती थी मुझे आ जाए। तो मैं जब 6th क्लास में थी, 6ठी कक्षा में थी, तभी से अम्मी ने मुझे मेरे घर के बगल में एक सिलाई सेंटर था वहाँ भेजना शुरू कर दिया। 6th क्लास के बच्चे लोग आजकल मतलब उतने छोटे होते हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं 6th क्लास में सिलाई सेंटर जाती थी और एक कॉपी में पूरा डायग्राम पहले बनाती थी, पूरा मेजरमेंट लेके वो उसका जंपर ये पिजामा का, उसके ऊपर मैं सिलाई करती थी, कटिंग करती थी और मैं मशीन में सिलाई सीखती थी। बीच से छूट गया था, फिर 10th क्लास के बाद जो छुट्टियां हुई फिर मैंने सीखा और मैं सूट सलवार सब सिल लेती हूँ, आती है मुझे सिलाई। शोभिया जी,
आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर कोई मेडिकल की तैयारी गिरिडीह के बच्चे करना चाहें तो वो कितने देर पढ़े और किस तरह से अपनी तैयारी करें? तो क्योंकि गिरिडीह थोड़ा छोटा शहर है तो उसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, तो बहुत लोग कोटा चले जाते हैं, बहुत लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। मुझे ऐसा था कि मैं पटना में थी, तो पटना में मेरे हिसाब से फैसिलिटीज थी कि मैं तैयारी कर पाई। गिरिडीह में जो लोग हैं उन्हें दिक्कत होती है, तो उसके लिए मुझे बस यही कहना है कि अपना 100% दो। अगर 11th-12th में आप सब हैं तो आपको बहुत फोकस करना है कि आप 11th को निगलेक्ट नहीं करें और 11th को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 12th में आपको 11th पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। उसके अलावा हर दिन 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी है। सही बुक का चयन भी बहुत जरूरी है। आप जहां भी जो टीचर से भी पढ़ रहे हो, टीचर्स का गाइडेंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में आप रहें और वो जो बुक्स बताएं उन्हीं को फॉलो करें। एक से ज्यादा बुक बनाने का कोई जरूरत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नीट गाइड हो गई फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, और बायो के लिए एनसीईआरटी के फिंगर टिप्स, ये सब हो गया। उसके अलावा सिर्फ एनसीईआरटी बायो में एनसीईआरटी अच्छे से याद करें, तो ये सब चीज बहुत जरूरी है। और अगर आप नहीं जा सकते कोटा, तो कम से कम कोटा का या तो डिस्टेंस लर्निंग या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, या आकाश का या गोल का, जिसका भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना टेस्ट दीजिएगा उतना आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप में दिखेगा। शोभिया जी, आप मेडिकल के साथ साथ एक्टिंग, डांस, सिंगिंग और सिलाई का शौक रखी, तो इन सब में आपके जो मार्गदर्शक हैं वो कौन है? अच्छा, आपको कुकिंग का भी शौक है, तो आपके मार्गदर्शक कौन है? मेरी मार्गदर्शक तो मेरी अम्मी है मेरे हिसाब से, मतलब, और मेरे अब्बू भी हैं। मेरे अब्बू ऑलराउंडर थे अपने टाइम में भी, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, तो वो बाकी सब में भी अच्छे थे लेकिन स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा अच्छे थे। तो स्पोर्ट्स में मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, बट हाँ स्कूल में मैं जैसे रिले रेस में समय फर्स्ट प्राइज मुझे आया था, बट उतनी अच्छी नहीं हूँ जितने मेरे अब्बू थे। बट अम्मी, हाँ, अम्मी से मैंने बहुत कुछ मतलब सीखा है। और भी बहुत लोग हैं, कहीं ना कहीं से बहुत लोग इंस्पायर करते हैं हमें। हमारे टीचर्स हो गए, हमारे खुद के बैचमेट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए। इंस्पिरेशन कहीं से भी इंसान ले सकता है। मुझे खुद में इतना शौक है अलग अलग चीजें सीखने का, और मैं जो चीज में लग जाती हूँ उसे मैं एक्सेल करना चाहती हूँ। जैसे मुझे बचपन में स्केचिंग करने का शौक था, पेंटिंग करने का, मुझे अभी कुछ साल से पेंटिंग करने का शौक चढ़ा है, तो मैं बहुत ज्यादा पेंटिंग भी करती हूँ। मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो उनसे मुझे कुकिंग भी सीखने का मौका मिला। तो मैं हर चीज सीखने की कोशिश में रहती हूँ, तो इंस्पिरेशन मुझे हर जगह से मिलते रहती है। शोभिया जी, आप ये बताइए कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, सिलाई, तो आजकल की जो लड़कियां हैं उन्हें बहुत सारी लड़कियों को घर से भी इजाजत नहीं मिलती है, और बहुत सारी लड़कियां जो है झिझक के कारण या किसी परेशानी के कारण नहीं कर पाती हूँ। उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मुझे ये कहना है उन सभी को जो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाती हैं, जिन्हें जैसे किसी को डॉक्टर ही बनना है मेरे तरह, बट वो नहीं कर पा रही है, झिझक रही है कि आगे चले कैसे पढ़ाई होगी, या फिर कोई और फील्ड है, डांस है, गाना है या कुकिंग है, कुछ भी फील्ड है। आगे चल के बहुत लोग फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं, बहुत लोग एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहती हैं, बट नहीं जा पाती है क्योंकि उन्हें झिझक होती है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आगे चल के तुम आप सब कुछ भी करेंगी, बट अगर आप अपना जो आपका पैशन है, जो आपका खुद का मन है, वो चीज आप फॉलो नहीं करेंगी तो आप कभी भी उस पर एक्सेल नहीं करिएगा। जब भी जो भी चीज अपना प्रोफेशन बनाओ तो हमेशा उस चीज को बनाओ जिसमें सही में तुम्हें मन लगेगा, तभी जाके तुम उसमें एक्सेल कर सकते हो। तो अगर है वो, मतलब अगर पैशन है तो झिझकना नहीं है। अपने पेरेंट्स से कहना है कि हाँ मम्मी अब्बू, हाँ मम्मी पापा, मुझे यही चीज करनी है आगे चल के, मास कम्युनिकेशन करना है, कुछ भी करना है, तो डरना नहीं है कि अगर अच्छा पापा बोल दिए, अब्बू बोल दिए कि इंजीनियरिंग बनना है या फिर यही करना है, डॉक्टरी करना, तो वही करना पड़ेगा। बहुत मेरी फ्रेंड्स लोग डर के मारे आ जाती थी पढ़ने के लिए मेडिकल की, उन्हें मतलब तैयारी करती थी नीट का, उन्हें मन नहीं रहता था, बट वो तैयारी करती थी क्योंकि पेरेंट्स फोर्स करते थे। तो उससे कभी नहीं निकलेगा नीट, भले डर के मारे नीट निकल गया, बट आगे मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, नई फील्ड में आगे चल के जब तुम अपना क्लिनिक खोलोगे तुम्हें मन नहीं लगेगा उस चीज में, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में। तो जिस चीज में भी इंटरेस्ट हो उसमें आगे बढ़ोगे, तभी एक्सेल करोगे, तभी लोग तुम्हें जानेंगे। तो मेरा ये कहना है मतलब अपने पेरेंट्स से बात करो, अगर कोई डरना नहीं है इस चीज में, जो दिल में है वो अपने माँ बाप से बोलो, वो भी तुम्हारी बात समझेंगे। शोभिया जी, आप मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, तो आप इतना टाइम कहाँ से निकाली कि यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो, एक्टिंग की वीडियो, डांस, सिंगिंग की वीडियो अपलोड कर रही हैं? तो मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता था कॉलेज के टाइम में, तो बिल्कुल भी एमबीबीएस की पढ़ाई में नहीं टाइम मिलता है। बट हाँ, जब
लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में बहुत फालतू वक्त समय बहुत टाइम था हम लोग के पास, पढ़ाई करते थे, ऑनलाइन क्लासेस करते थे, बट टाइम बहुत मिलता था मुझे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अपना टाइम मैं प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने खुद नीट निकाला है, तो मुझे जितना भी आइडिया है, जितने भी मेरे खुद नीट निकालने का जो मेरा टाइम था या फिर उसके बाद अभी कॉलेज में जो मेरे साथ हो रहा है, तो मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूं बाकी लोगों से जो इंस्पायर हो मुझसे। जैसे अभी भी बहुत से स्टूडेंट लिखते हैं कि दीदी मैं आपसे इंस्पायर होता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो उसी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल मतलब स्टार्ट किया। और हाँ, उस टाइम मुझे वक्त मिल जाता था, अभी कॉलेज शुरू हो गया तो अभी दिक्कत होती है, जैसे अगर हर हफ्ते में 2 वीडियो भी डालने होते हैं तो मुझे दिक्कत होती है, बट मैं टाइम निकाल लेती हूँ, टाइम अब निकालना ही पड़ता है। तो पढ़ाई का कुछ टाइम से जब आराम करे तो अब उतना आराम नहीं कर पाती, अब वीडियो शूट करना पड़ता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पर आपके पॉपुलर वीडियो कौन कौन से हैं? यूट्यूब पे मेरे जैसे मेरे 10-15 वीडियोस बहुत जैसे 1 लाख प्लस व्यूज हैं। उसमें से एक वीडियो जो मैंने बताया था कि कबीर सिंह की जो फीमेल वर्जन थी प्रीति, तो मैंने उस पर एक वीडियो कॉमेडी बनाया था कि प्रीति इन रियल लाइफ, उसमें 6 लाख व्यूज है मेरे, 6 लाख। उसके बाद एक मैंने रिश्तेदारों पर बनाया था वीडियो, थोड़ा कॉमेडी था, उसमें मेरे 4 लाख प्लस व्यूज हैं। फिर एक मैंने अपना पिछला क्या क्या मिस्टेक्स किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में, उसमें मेरे 3 लाख व्यूज हैं। उसके बाद ऐसे ही कर करके जैसे सीक्रेट लाइफ ऑफ एमबीबीएस की मेडिकल कॉलेज में क्या क्या चीजें ऐसी सीक्रेट होती है जो नहीं पता चल पाता है बाहरी दुनिया को, उसके भी 2 लाख व्यूज है। तो ऐसे ही टॉपिक में मेरे मतलब 1 लाख प्लस व्यूज सब में है। क्या मैसेज होगा आप सबके लिए यही मैसेज है कि देखते रहिए चैनल न्यूज चैनल और मेरी वीडियोस देखते रहिए। सोबिया फातिमा सर्च करिए यूट्यूब पे और इसको सब्सक्राइब। Hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS second professional student from Nalanda Medical College, Patna। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में जो मुझे NMCH जाकर हुई थी। कॉलेज जाने से पहले तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सी हिदायतें दी थी, बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी मैं कि पता नहीं जाकर क्या होगा। बहुत लोगों ने बता दिया था कि डेड बॉडीज़ होती हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं, तुम तो ऐसे ही कमज़ोर हो। इसके कारण से मैं और ज़्यादा डर गई थी कि सीनियर्स आते के साथ तुमको डांट देंगे, टीचर्स कुछ भी। और दूसरी बात ये थी कि मैं सेकंड काउंसलिंग में जाने वाली थी, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स 1 अगस्त से आना शुरू कर दिए थे और मैं 27 अगस्त से ज्वाइन करने वाली थी। तो मुझे ये भी लग रहा था कि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लैग कर गया होगा और पता नहीं कैसा माहौल होगा कॉलेज का। सुना तो अच्छा ही था लेकिन फिर भी एक डर था अंदर से। तो जिस दिन से मुझे कॉलेज जाना था तो 8 बजे से रूटीन स्टार्ट थी। 8 बजे से एनाटमी में डिसेक्शन होना था, तो डिसेक्शन हॉल के सामने सबको एकोमोडेट होना था। और क्योंकि मेरा घर भी पटना में ही था तो 30 to 40 मिनट्स का रास्ता था, तो फर्स्ट ईयर में मैं डे स्कॉलर ही थी, तो मैं बहुत सुबह घर से निकल गई थी और आई गेस 7:30 बजे तक मैं 7:30 तक पहुंच गई थी डिसेक्शन हॉल के सामने। उस टाइम तक गेट भी नहीं खुला हुआ था डिसेक्शन हॉल का, तो मैं 7:30 बजे पहुंच गई। तो मुझे कोई सीनियर्स भी नहीं मिले थे। मैं इंटर की कॉलेज और फिर अपने कॉलेज बिल्डिंग को देखा। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे कॉलेज बिल्डिंग को ही देखकर इतना अच्छा लग गया कि मैं फाइनली मुझे एक मेडिकल कॉलेज मिल गया है। उसके बाद मैंने सारे डिपार्टमेंट्स चेक किए, उसके बाद जाके मैंने पता लगाया कि डिसेक्शन हॉल किधर है। फिर मैं डिसेक्शन हॉल के बाहर जाके वेट करने लगी बाकी स्टूडेंट्स का कि बाकी लोग भी आएंगे। अब धीरे धीरे बहुत देर तक मैं वेट की, तो उसके बाद 8 बजे तक अप्रॉक्स 8 बजे तक बाकी लड़कियां भी आना शुरू हो गई। अब बाकी लड़कियां तो पहले से इस कॉलेज में थी, तो बहुत सारी लड़कियां, मुझे फील हो रहा था कि मैं ही न्यू स्टूडेंट हूँ, तो बाकी सबका अपना अपना फ्रेंड सर्कल से सब बात कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा और अजीब लग रहा था। तो मैं ट्राई कर रही थी तो हल्का फुल्का बात करने का, पता करने का कि क्या क्या हो रहा है कॉलेज में। उसके बाद डाइसेक्शन हॉल खुल गया। डाइसेक्शन हॉल खुल गया, जितने भी स्टूडेंट्स तब तक आए थे सब डाइसेक्शन हॉल में गए। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि ढेर सारे टेबल्स एक तरफ हैं, लाइन से ढेर सारे टेबल्स हैं, पतले पतले टेबल्स हैं। मुझे समझ में नहीं आया वो क्यों थे, तो बाद में जाके मुझे पता चला कि वो सारे टेबल्स डेड बॉडीज़ के लिए थे जिन्हें निकाल कर वहाँ पर लिटाया जाता है हमारे लिए। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कब क्या होगा। तो जब धीरे धीरे बाद सारे स्टूडेंट्स आ गए, उसके बाद टीचर्स आए, टीचर्स 2 सर आए। उन्होंने फिर कहा एक स्टाफ को कि तुम डेड बॉडीज़ को निकालो। तो फिर स्टाफ एक अंदर एक रूम में गए और वहाँ टेबल भी खींच के ले गए। फिर 2 डेड बॉडीज़ को लिटा के उसी टेबल पे लेकर आ गए हमारे लिए। और उन डेड बॉडीज से फॉर्मेलिन की स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, आँख से भी पानी आने लग रहा था। मुझे बस लग रहा था कि मैं डर के मारे बेहोश ना हो जाऊँ, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स थे सब साथ में। हम लोग सर जब पढ़ा रहे थे उस डेड बॉडी के बारे में, सबसे पहले तो हम सबको रोल नंबर वाइज डिवाइड कर दिया, दोनों डेड बॉडीज़ के पास 1 to 50, 51 to 100। उसके बाद दोनों टीचर्स
हम लोग को समझाने लगे कि मतलब बेसिक नॉलेज देने लगे, क्योंकि मैं तो थोड़े दिन बाद आई थी ना, तो थोड़ा पहले से ही हल्का फुल्का बता दिया गया था। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज ही में मुझे डेड बॉडीज़ का सामना करना पड़ेगा। और डेड बॉडीज़ को कैडेवर बोलते हैं, तो हम लोग सब उसको कैडेवर ही बोलते थे। वो दोनों डेड बॉडीज़ बिल्कुल लग रहा था बहुत पुराने, बिल्कुल स्टिफ थे एकदम। उसका चेहरा देख कर ही मतलब कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से मैं देखूँगी। बहुत अजीब एक्सपीरियंस था, बट लगा कि हर दिन देखने से शायद आदत हो जाए, लेकिन पहले दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा देख के। बट हाँ, फिर भी मैंने फ़ोटो ज़रूर खींची कि घर पे जाके अम्मी अब्बू को दिखाना है कि देखिए अब्बू, ऐसे डेड बॉडी के बगल में चेयर लगा के हम लोग बैठते हैं। और आगे चल के टीचर्स ने ये भी बताया कि हमें डाइसेक्ट भी करना होगा उसी डेड बॉडी को। मतलब हमें डाइसेक्शन टूल खरीदने के लिए कह दिया और टीचर्स ने, और बोला कि हमें उसे नेक्स्ट कुछ दिन बाद से उसके सारे मतलब हैंड वैंड डाइसेक्ट करके उसके अंदर के वेन्स और आर्टरीज सर पढ़ाएंगे। इसमें तो आधा ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी। बट कॉलेज का डाइसेक्शन हॉल भी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, डेड बॉडीज़ की अवेलेबिलिटी थी, वरना कोई कॉलेज में तो वो होती ही नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है स्टडी करने में भी। उसके बाद हम जब डाइसेक्शन हॉल का टाइम ओवर हो गया डाइसेक्शन का, तो फिर हम लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव हम लोग एलटी में गए, लेक्चर थिएटर में। तो एलटी में गए तो एलटी भी अच्छी थी काफ़ी। फर्स्ट बैच को सबसे टॉप फ्लोर वाली एलटी मतलब LT 4 अलॉट होती है, तो हम लोग वहाँ गए तो मैंने देखा कि एलिवेटेड क्लासरूम था, AC थी क्लास में। इतना बड़ा क्लास और इतने सारे बेंचेस देखकर बड़ा गूज़बम्स आने लगा था मुझे कि अब मेडिकल लाइफ स्टार्ट होने वाली है, जिसका सपना देखा था मैंने। मतलब फर्स्ट डे तो कुछ भी अच्छा ही लगता है और मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। बस ये था कि मैं ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी, तो अब मेरा नेचर है कि मैं बात करने लगती हूँ जल्दी थोड़ा। तो बात करके मैं 2-3 लड़कियों से मैंने बात की थी, उन्हीं के साथ जाके मैं लेक्चर थिएटर में बैठ गई थी। उसके बाद कोई फिजियो के सर आके कुछ टॉपिक स्टार्ट कर दिया। अब मैं थोड़े दिन बाद आई थी तो मुझे उतना समझ में भी नहीं आ रहा था कौन सा टॉपिक चल रहा है क्या, तो मैं बस अपनी कॉपी निकाली और सर जो जो पढ़ाते गए मैं बस लिखती गई। उतना समझ में नहीं आ रहा था, चैप्टर बस लिख दी थी कि घर जाकर पढ़ लूँगी उसे, जो भी सर पढ़ा रहे हैं। कुछ दिन बाद टीचर्स डे आने वाला था, तो वो हमारे बैच को ही पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करना था, तो उसका भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था, कौन क्या करेगा, किसको क्या करना है। उस पर मैंने भी बोल दिया कि मैं भी कुछ पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो मेरी उस टाइम तक किसी भी सीनियर से कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किस तरीके से करना है। कोई मुझे कुछ वैसा बताया भी नहीं था, तो एक डर भी था अंदर से कि अगर कोई सीनियर अचानक से मिल गया तो डांट वाट देगा। वैसे मैंने पूरी तैयारी की हुई थी, जैसे मुझे बताया गया था। मेरा 1-2 फ्रेंड पहले से आ गया था कॉलेज, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 2 चोटी करके जाना अच्छे से मतलब नीट एंड क्लीन टाइप से, थोड़ा अच्छे से। उसी हिसाब से मैं गई थी। यूनिफॉर्म भी मैंने पहना था, हमारा यूनिफॉर्म होता था पहले फर्स्ट ईयर के लिए, तो मैंने वो भी पहना था, एप्रन भी लगाया था, बैच भी लगाया था। हमें तो उस टाइम फर्स्ट ईयर में शूज़ एंड सॉक्स भी पहनना था। 18th बैच को, जो मेरा था 18th बैच, उसमें उसके अलावा बैंगल्स पहनने थे हाथ में। मतलब कॉमेडी टाइप का था, लेकिन अब था रूल्स, तो हम सब वैसे ही, हम एकदम वैसे ही प्रॉपरली गए थे, आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे लग रहा था कब कैसे क्या जल्दी से हो, घर पे जाकर बताना था अम्मी अब्बू को। उसके बाद जब लेक्चर्स ख़त्म हुए तो बीच में ब्रेक हुआ, उस टाइम मैं लंच लेकर आई थी, तो मैं डाइसेक्शन हॉल में ही बैठकर लंच करने लगी, क्योंकि मेरा हॉस्टल में तो रूम नहीं था कि मैं 12 से 1 चली जाऊँ हॉस्टल। उस टाइम मुझे जान पहचान भी नहीं थी, तो मैं डाइसेक्शन हॉल में ही लंच करने लगी। लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि जहाँ मैं लंच कर रही थी उसी के 2 टेबल्स बाद डेड बॉडीज़ रखी हुई थी, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर क्या करें, सब मिला के चलना पड़ता है। तो और मैं जब लंच कर रही थी और मेरा ध्यान मतलब बैठे बैठे अचानक से उस साइड जाता था, तो अचानक से दोनों डेड बॉडीज़ को देखकर अजीब सा डर हो जाता था, मगर फिर अपना सर हटा के मैं इग्नोर करती थी। मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने में, उनके बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन किस टाइप से दिखता है, सब कुछ जानने के बारे में। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि कब दिखेगा, कब जानूंगी मैं। उसके बाद जब सबसे लास्ट हमारा था बायोकेम प्रैक्टिकल, तो बायोकेम प्रैक्टिकल के लिए सारे स्टूडेंट्स हम लोग बायोकेम लैब गए, और वहाँ लैब में जाकर हमें रोल नंबर वाइज अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट ट्यूब के पास खड़ा कर दिया गया, और टीचर्स ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट को पूरा दिखाया, एक्सप्लेन किया, और फिर बोला कि आप टेस्ट ट्यूब लेकर और जितने भी केमिकल्स मैंने बताए हैं वो सब लेकर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरा इतना ख़राब किस्मत था कि मैं जहाँ थी, मेरा 68 रोल नंबर था उस टाइम,
तो मैं जहाँ थी, मेरा जो एक्सपेरिमेंट था, मैंने टेस्ट ट्यूब लिया और मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। मुझे उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन मेरे अगल बगल वाले रोल नंबर वाले से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया अच्छा ये सब केमिकल ऐसे ले लो। तो उस टाइम मैं जब टेस्ट ट्यूब पकड़ी हुई थी और कुछ केमिकल डाल रही थी, पता नहीं मतलब मुझे डर लग रहा था या मैं नर्वस थी या क्या ऐसा बात था, अचानक से टेस्ट ट्यूब पकड़े मैं केमिकल डालने ही वाली थी कि मेरे हाथ से टेस्ट ट्यूब गिर गया और टेस्ट ट्यूब टूट गया और आवाज़ आई और मैं इतनी ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, कोई लैब असिस्टेंट सुन लिया, कोई टीचर सुन लिए, मगर खैर करिए कि किसी ने नहीं सुना था। तो जल्दी से मेरे फ्रेंड से कहा कि जल्दी से तुम पैर से टेबल के अंदर तो मैंने वही किया और मैं बच गई। उस टाइम के लिए 1 सेकंड के लिए मेरा हार्ट भी टूट गया था। उसके बाद 3:30 से 4 बजे तक हमारा पूरा क्लास ओवर हो गया हमारे रूटीन के हिसाब से। जैसे ही मेरा क्लास ओवर हुआ मैंने कॉल लगाया अपने ड्राइवर अंकल को जो आए हुए थे कार लेकर, और फिर कार में बैठकर घर चली गई और मेरा फर्स्ट डे बड़ा ही अटपटा सा मगर अच्छा गुजरा। उसके बाद से तो बहुत और से एक्सपीरियंस हुए मुझे। फर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद डाइसेक्शन का एक्सपीरियंस, ये सब वो आगे चल के मैं शेयर करूँगी। थैंक यू। Hello friends, my name is Sobia Fatima, MBBS second professional student from Nalanda Medical College, Patna। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन रीजंस के कारण मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नीट नहीं क्लियर किया था। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा भी बहुत मन था कि अपियरिंग में मेरा भी नीट निकले, सबका मन रहता है, मगर मुझे अपियरिंग में यानी कि 2017 में बस 386 मार्क्स आए थे, जिसके कारण मेरा नीट नहीं निकल पाया था। और फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया, अपने मिस्टेक्स को सुधारा और 2018 में मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में एडमिशन मिल गया। तो अब मैं आपको बताऊंगी वो मिस्टेक्स जो मैंने की थी, जो आपको कभी नहीं करनी है और अवॉइड करनी है अपनी नीट के प्रिपरेशन में। सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने की थी, मुझे मन तो बहुत था नीट निकालने का, मगर जो सबसे पहली गलती मैंने की थी वो ये था कि मैंने 11th को सीरियसली नहीं लिया था। शुरू में इंसान को उतना आइडिया नहीं होता है कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है नीट निकालने के लिए। शुरू में हमें लगता है कि हम कर लेंगे, इसलिए मैंने 11th को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। मैं आकाश कोचिंग जाती थी पटना में ही, उसके अलावा मैं स्कूलिंग भी करती थी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूलिंग जो करते हैं उनका अपियरिंग में नहीं नीट निकलता है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इतने मोटे मोटे एनसीईआरटी की बुक्स देखकर तो ऐसे ही दिमाग खराब होता था। क्लास में बस स्कूल में जितना मैम लोग पढ़ाती थी वो नोट्स नोट डाउन कर लेते थे और हल्का फुल्का वो देख लेते थे। अगर हम बस फिजिक्स को लेकर चलें तो फिजिक्स का मेरा बेस स्ट्रांग नहीं हो पाया था। मतलब फॉर्मूलाज तो लिख लेते थे, मगर वो कैसे बने उस टाइम मैं उतना फोकस नहीं कर पाती थी उस चीज पे, या फिर नहीं करती थी फोकस। क्लास में जब टीचर्स कोचिंग में इफेक्टिवली पढ़ाते थे तो मैं उतना सीरियसली नहीं पढ़ती थी, ये सोच के कह रहे चलो अभी तो 2 साल है, आराम से हो जाएगा। तो ये थिंकिंग तो कभी भी अपने दिमाग में नहीं लाना है। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आपका 11th स्ट्रांग नहीं होगा तब आप 12th में कितना भी मेहनत करके अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए मुझे आगे चल के 11th के टेस्ट में किसी में अच्छे मार्क्स नहीं आने लगे। और जब तक मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, तब तक थोड़ी लेट हो गई थी। बिना फॉर्मूलाज अच्छे से याद किए या बिना बेस को जाने कि किस तरह से वो फॉर्मूला आया है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। तो ये बिल्कुल भी सही मेथड नहीं है। अगर आप समझेंगे ही नहीं वो चैप्टर को, उसके क्वेश्चंस को, आप डायरेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा और उल्टा आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी ये ओपिनियन है कि 11th को आप स्टार्टिंग से पढ़िए। और जो दूसरी मिस्टेक मैंने की थी, मैं एक साथ 2-3 बुक्स को बनाने लगती थी एक ही सब्जेक्ट की, जो बहुत ही गलत है। अगर आप फिजिक्स का एक बुक चुने, जैसे कि अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी चुने, जो कि मुझे नहीं लगता है एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए उतनी अच्छी है, मगर अगर आप वही बुक चुने तो आप बस उसी के क्वेश्चंस पहले पूरे कंप्लीट करिए। या अगर आप जैसे कोई कोचिंग में जाते हो, आकाश, एलएन, गोल, कोई भी कोचिंग में, उसके मॉड्यूल को पकड़े हैं तो आप उसी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को लाइन वाइज या लेवल वाइज सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि आज एनसीईआरटी का बुक कर लिया, कल मॉड्यूल बना लिया 1-2 क्वेश्चन, फिर पैनिक होके कि अच्छा नहीं ये चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सारा चैप्टर पढ़ लिए ऊपर से, और जो आपका बेस है और जो आपका मेन मकसद है याद करने का वो चैप्टर, वो पूरा हो ही नहीं पाया। इसलिए मेरी मानो तो कोई एक बुक पकड़ो, डीसी पांडे, एचसी वर्मा, फिजिक्स में जो चाहे, और सिर्फ उसी को बनाओ। जब वो पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में एकदम अच्छे से फिट हो जाए, तब सोचो कि अच्छा कोई और बुक बना सकते हैं।
तीसरी मिस्टेक जो मैंने की थी वो ये था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमेशा से लाइटली लिया था। मैंने 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से जब मैं 12th में थोड़ा पढ़ना चाहिए तो मुझे समझ ही में नहीं आने लगे। वो क्यों हुआ? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग 11th से ही होती है, तो 11th में जितना भी उसके चैप्टर्स है अगर आप उनसे अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं है तो 12th के चैप्टर्स डायरेक्ट पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। तो मेरी ये आपको सलाह है कि आप 11th में ही अच्छे से पढ़ें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, रुक रुक कर ही पढ़ें, मगर 11th में आप जैसे जैसे टीचर्स आपको पढ़ाते जा रहे हैं आप पढ़ते जाएं, वरना आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। बायो में मैंने जो गलती की थी वो ये था कि मैंने एनसीईआरटी पर ध्यान नहीं दिया था। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा दिमाग में आया था कि अगर मैं मॉड्यूल पढ़ लूंगी कोचिंग का तो उसमें तो एनसीईआरटी का भी दिया हुआ है, एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, तो मेरे लिए दोनों तरह से फायदा हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो यही सोचते हैं कि अच्छा चलो मॉड्यूल में ज्यादा भी दिया है, 2 बार कौन 2 बुक पढ़े, यही सोचते हैं, मगर वो बहुत ही रॉन्ग प्रोसीजर था, वो पूरा सीक्वेंस ही गलत था मेरा। मॉड्यूल पढ़ने के चक्कर में इतना मोटा मॉड्यूल होता था कि एक चैप्टर पढ़ने में ही मुझे 1 से 2 दिन लग जाते थे और पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता था, और एग्जाम में फिर जब मैं पढ़ने जाती थी तो सब भूल जाती थी। तो ये बहुत ही गलत है। बायो में सबसे पहले तो मुझे लगता है एनसीईआरटी सबसे पहले पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। 11th में हो तो पूरा एनसीईआरटी 11th का पढ़ लो, 12th में हो तो पूरा एनसीईआरटी 12th का पढ़ लो, तब जाके मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो और उसमें कुछ क्वेश्चंस लगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तब आप कोई मॉड्यूल का हेल्प ले सकते हो। मगर अगर आप नए 11th में आए और ये सोच रहे हो कि अरे मैं तो निकाल लूंगा एकदम नीट पूरा मॉड्यूल सॉल्व करके, तो वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि मैं खुद उस चीज को फेस कर चुकी हूँ, उन प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है कि कैसा लगता है जब आपका नीट नहीं क्रैक होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं 11th को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था मैंने, लेकिन जब मैं 12th में गई थी तो मुझे ऐसा फील होने लगा था कि अब टाइम कम बचा है तो अब मुझे पढ़ना है। बट उस टाइम मेरे दिमाग में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी थी ही नहीं कि मैं 1 साल में दोनों 11th 12th के सिलेबस को कैसे कवर करूंगी। मैं जब 12th पढ़ना चाहती थी तो मुझे लगता था कि 11th छूट रहा है, जब मैं 11th पे फोकस करना चाहती थी तो मुझे लगता था कि 12th के सिलेबस छूट रहे हैं, बोर्ड्स भी देना है। इसलिए मेरे दिमाग में ना खिचड़ी बन गई थी एक तरह से, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ और जिसकी वजह से मेरा अपियरिंग में कम मार्क्स भी आया। तो मेरे हिसाब से हमें 11th में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, और जब हम 12th में आए तो 12th में जैसे जैसे टीचर्स हमें चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से हम रेगुलर रहें, पढ़ते रहें चैप्टर्स, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें टीचर्स के, और बीच में 1 महीने में जैसे 1 हफ्ता हम 11th को दे दें। 11th का जो चैप्टर हमें बिल्कुल भी रिवाइज्ड नहीं है, या फिर कोई ऐसा 12th का चैप्टर जिसके लिए 11th के बेस की जरूरत है, उसके लिए हम 1 महीने में 1 हफ्ता 11th के लिए निकाल दें, रख लें और उस टाइम 11th को पढ़ें। एक सब्जेक्ट की एक प्रॉपर बुक रखें अपने पास, चाहे वो मॉड्यूल हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, और उसी को प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। तो मैं 11th से इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने 11th छोड़ ही दिया। फिर मुझे लगा कि मुझे बस 12th पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तो मैं 12th के सारे चैप्टर्स बनाने लगी। तो फिजिक्स के मेरे 12th के चैप्टर्स बहुत इंप्रूव हो गए, बहुत अच्छे हो गए, मैं कोचिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व करती थी, सब कुछ। एंड आई थिंक जनवरी तक मेरा 12th बहुत अच्छा हो गया था, फिजिक्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो या बायो हो। मगर उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि 11th का फिजिक्स तो मेरा बहुत ज्यादा खराब है, और 11th के फिजिक्स से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट में, तो अब क्या करना है, पैनिक कर गई मैं उस टाइम। तो मैंने क्या किया, जैन हाफ से मैं बिल्कुल ही 12th को छोड़ दिया मैंने। तो मैंने जैन हाफ से लेके फेब एंड तक सिर्फ 11th पढ़ा। अब आप समझ ही सकते हैं मैं किस तरह से 11th पढ़ती होंगी। समझ में तो मुझे आता नहीं था, तो मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। बेस मेरा स्ट्रांग था नहीं, तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता था, सॉल्यूशन देखती थी फिर बनाती थी। बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। जब इंसान टेंशन में होता है तो उससे और ज्यादा सॉल्व नहीं होता, उसको और ज्यादा डर लगने लगता है, दिमाग में प्रेशर भी होता है कि अरे मुझे तो नीट निकालना है। उस चक्कर में मैंने बोर्ड्स पर भी उतना ध्यान नहीं दिया था। तो जब मेरा नीट का टाइम पास आने लगा था तो इतना तो मुझे पता चल ही गया था कि मेरी इस बार की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो मैं एंड मोमेंट में सिर्फ बायो पढ़ने लगी थी कि कम से कम कुछ मार्क्स मुझे बायो से आ जाएं। तो जब मैंने नीट दिया तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि मैंने 500 मार्क्स तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें कि मुझे लगा था कि अच्छा तो फिर उसी के आसपास आएगा 400 समथिंग में। मगर बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी थी जिसके कारण मुझे 386 आया। तो जब मैंने नेक्स्ट टाइम तैयारी करनी शुरू की तो अपनी सारी गलतियों को कैसे सुधारना है उस पर फोकस किया, और यही रीजन था कि मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में अपना नीट क्लियर कर लिया। थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको मेरी गलतियों से कुछ सीख मिली होगी, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने जो 1 साल का ड्रॉप लिया था उसमें कैसे प्रेपरेशन किया था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट में अपने व्यूज बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या मिस्टेक्स करने से बचना है, तो उसे भी जरूर देखिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू।
तो आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।